वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मेजरमेंट इवैल्यूएशन एंड स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन की क्लास में डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के अंतर्गत पेयरिंग पेयरिंग बाय मैचिंग पर जो आपकी न्यूमेरिकल्स है उस पर करेंगे। ये जैसे कि हम सभी लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि जो टी टेस्ट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट और डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की हम लोग बात कर चुके हैं। डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो हमने ये बात बताई है कि इसमें क्या होता है, बेसिकली जो दो आपके ग्रुप्स होते हैं जिनकी मीन्स का आप कंपैरिजन करते हो, जिनके मीन्स के डिफरेंस को ये जानने की कोशिश करते हो कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो ये जो दोनों ग्रुप्स होते हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे से रिलेटेड होते हैं, उनमें कोई ना कोई संबंध होता है। किसी एक ग्रुप पे किसी एक व्यक्ति का जो चयन होता है एक सैंपल का, वो दूसरे सैंपल में जो लोग होते हैं उन पर निर्भर करता है, इसलिए इसे डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट कहते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने ये जाना कि सिंगल ग्रुप मेथड या सिंगल रिलेटेड ग्रुप मेथड क्या होता है और उस पर बेसिक्स न्यूमेरिकल हम लोगों ने कल कर लिया था। अभी जितना पढ़ाया गया टी टेस्ट में उसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो अभी आप क्लियर कर लो ताकि हम लोग आगे नेक्स्ट केस में बढ़ सके, मैचिंग बाय पेयर्स। अभी तक जिसने आप लोग जितना पढ़ा हुआ है कल का, जैसे सिंगल रिलेटेड ग्रुप मेथड था, अगर कोई भी क्वेरी है तो उसको आप लोग क्या कर लो अभी यहीं पर दूर कर लो ताकि हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बढ़ सकें। कोई क्वेरी नहीं किसी को? ठीक है, तो हम इस मैम एक बार मीन की वैल्यू जो निकालनी थी वो एक बार फिर से बता दीजिए, मीन की वैल्यू। किसकी बेटा? अंजना कौन से मीन की? मीन की जैसे अंजना? कल मैम क्वेश्चन था 67.57 और दूसरा था कि 74.92, तो इसका जो आंसर आया था 1.10, ये जो आंसर आया था ये किस तरीके से? मैम बीच में मेरी क्लास मिस हो गई थी मंडे ट्यूसडे। अच्छा, ठीक है ठीक है, तो ये हमें कुछ क्लियर नहीं हो पाई चीजें। ठीक है। तो अभी हम लोग 2 मिनट में जो हमने कल पढ़ा उसका रिवीजन, क्विक रिवीजन कर लेंगे। सुचिस्मिता, आपने अपना हैंड रेज किया बेटा, कोई कुछ क्वेरी है? यस मैम। हाँ सुचिस्मिता बताओ। मैम मुझे ये जानना है कि हमारे पास स्मॉल सैंपल्स और लार्ज सैंपल्स होता है, तो दोनों में ही ठीक इसको है, अप्लाई कर सकते हैं, इस मेथड को? हाँ आप कर सकते हो। ओके। बेसिकली जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में, उसमें हम लोगों ने वो लार्ज 30 से अबव था। हाँ हाँ, तो हम लोगों ने बात की थी उसकी। इसके लिए फिलहाल तो लार्ज सैंपल पे तो आप अप्लाई कर सकते हो। स्मॉल सैंपल साइज के लिए मैं एक बार आप लोग को बता दूंगी जब ये हमारा ये सारा खत्म हो जाएगा आज। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बात कर लेंगे कि अगर स्मॉल सैंपल साइज है तो उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कैसा फॉर्मूला लगाना चाहिए। ठीक है, ओके मैम। तो अभी मैं आप लोग के साथ अपना पीपीटी शेयर कर रही हूँ। हाँ अंजना, आप ये कह रहे थे कल का क्वेश्चन जो था, ठीक है, सिंगल रिलेटेड ग्रुप मेथड पर जो क्वेश्चन था उसमें सिंपली ये दे रखा था कि 50 छात्र हैं, ठीक है, उन पर एक ट्रीटमेंट को अप्लाई किया गया है। तो ट्रीटमेंट से पहले एक टेस्ट ले लिया गया था जिसको प्री टेस्ट बोला गया था, और प्री टेस्ट का मध्यमान यानी मीन जो है वो दे रखा था आपको 67.57 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा था 7.24। फिर ट्रीटमेंट दिया गया और ट्रीटमेंट के बाद उनका पोस्ट टेस्ट लिया गया या पश्च परीक्षण भी कहते हैं इसे, या पश्चात परीक्षण लिया गया। उसके लिए वैल्यू उनकी मीन की आई थी 74.92 और आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आई थी 8.41। ठीक, अब हमें क्या करना था कि जो पूर्व और पश्चात के परीक्षण के जो प्राप्तांक हैं उनके मध्य में उन्होंने सहसंबंध भी दे रखा है, क्योंकि एक ही बच्चे के वो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट है तो कहीं ना कहीं बच्चा जो स्टूडेंट है वो कॉमन है तो उसके स्कोर्स में भी कहीं ना कहीं कोरिलेशन पाया जाएगा, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर मेंशन की गई है। अब पूछा गया है कि क्या प्री टेस्ट के जो स्कोर्स हैं और जो पोस्ट टेस्ट के स्कोर में उनमें जो डिफरेंस वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो जैसे कि इसमें आप लोग को पता चल गया हो कि आपको टी टेस्ट अप्लाई करना है, क्योंकि 2 ग्रुप्स दे रखे हैं। एक ही ग्रुप पे प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट को अप्लाई किया गया तो डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज करेंगे, और एक ही ग्रुप है इसलिए सिंगल रिलेटेड ग्रुप मेथड यूज करेंगे। यहाँ से आपको कुछ बातें यहाँ से क्वेश्चन से ही समझ में आ जाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं
टी टेस्ट के लिए हमें टी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ी। उसके लिए सबसे पहले हमारा काम होता है हाइपोथेसिस को निर्माण करना। अब चूंकि एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्रिएट की जाती है, पर जरूरी नहीं है ये, ठीक। इसके बाद आपने क्या किया, आपने मान लिया कि जो पोस्ट टेस्ट पे स्कोर आए हुए थे वो ज्यादा है किससे, प्री टेस्ट के स्कोर से। और ये आपको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट यहाँ से भी हो रहा है कि प्री टेस्ट में आप लोग देखिए वैल्यू आ रही है मीन की, जो उनके स्कोर मीन स्कोर से उनकी वैल्यू आ रही है 67.57, और जो पोस्ट टेस्ट है उसमें कहीं ना कहीं वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 74.92। तो अगर आप यहाँ से एक सुपरफिशियल वो देखिए, नजर से देखें, तो आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये जो आपका पोस्ट टेस्ट है उस पर मार्क्स ज्यादा है। तो यहाँ से हम हाइपोथेसिस और जो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के थ्रू हमने अपनी स्टडीज को पढ़ा हुआ है, प्रीवियस स्टडीज को, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के बाद क्या होगा, बच्चों का जो स्टूडेंट्स है उनका स्कोर में बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पर पोस्ट टेस्ट को ग्रेटर है किससे, प्री टेस्ट से। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हमेशा की तरह लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को चूज करना। यहाँ पर भी आपके अंदर जो आपके पास चॉइस है कि आप किस लेवल, अगर आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि 0.05 स्तर पर देखिए तब तो आप बाध्य हैं, और अगर नहीं दे रखा है तो आप खुद ही अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड कर सकते हैं कि आप 0.05 रखोगे या 0.01। फिर नेक्स्ट स्टेप पे बात आई थी, नेक्स्ट स्टेप पे हम हमेशा क्या करते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन को कैलकुलेट करते हैं। तो जब सिंगल रिलेटेड ग्रुप मेथड होता है तो हमने बताया था कि उसमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन का फॉर्मूला ये होता है क्या, अंडर रूट सिग्मा m1 स्क्वायर प्लस सिग्मा m2 स्क्वायर माइनस 2r इंटू सिग्मा m1 इंटू सिग्मा m2। तो आपको यहाँ देखने में आ रहा है कि आपको यहाँ पर सिग्मा m1 और सिग्मा m2 की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सिग्मा m1 और सिग्मा m2 की वैल्यू कैलकुलेट करने की है। तो उस पर तो क्या हमने प्रीवियस स्टेप में सिग्मा m1 और सिग्मा m2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब सिग्मा m1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए भी फॉर्मूला आपके पास नोट है। सिग्मा m1 की वैल्यू क्या होती है, जो फर्स्ट ग्रुप है, जो फर्स्ट ग्रुप है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट n1, यानी जो फर्स्ट सैंपल है उसका सैंपल साइज। इस केस में चूंकि एक ही ग्रुप है तो n1 और n2 सेम रहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपली आपने वैल्यूज पुट कर दी, तो ये आपकी सिग्मा m1 की वैल्यू आ गई। सिग्मा m2 की वैल्यू भी ऐसे ही निकालोगे कि दूसरे ग्रुप का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है अपॉन अंडर रूट ऑफ सैंपल साइज ऑफ सेकंड सैंपल, ठीक। इस तरह से आपके पास सिग्मा m1 और सिग्मा m2 की वैल्यू आ गई। अब आप सिंपली क्या करोगे, आपके पास सिग्मा m1 की वैल्यू है, सिग्मा m2 की वैल्यू है और कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू दे रखी है। तो आप सिंपली क्या करोगे, इस फॉर्मूला के अंदर जहां जहां जो भी चीज रिक्वायरमेंट है आप उसमें वहां वैल्यू उसकी पुट कर दोगे, ठीक है। आर की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 0.60, जो कि उसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू दे रखी थी। अब ये कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना आपका काम है कि किस तरह से आपको जल्दी जल्दी स्क्वायर्स निकालना आना चाहिए और कैसे आप अंडर रूट कैलकुलेट करते हो। तो यहाँ से हमारी स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन की वैल्यू आ गई। उसके बाद जब आपके पास ये वैल्यू आ जाती है तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, टी की वैल्यू को कैलकुलेट करना, टी रेशियो की वैल्यू को कैलकुलेट करना। टी रेशियो सिंपली क्या होता है, आपका जो भी दो ग्रुप्स है उनका जो मीन है उसका डिफरेंस, और उसको हम किससे डिवाइड करते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस टू सैंपल मीन्स। तो यहाँ पर m1 m2 में से जो भी बड़ा होगा आप उसको क्या करोगे, उसमें से छोटे वाले वैल्यू को माइनस कर दोगे। तो इस केस में m2 बड़ा है तो आपने उसको आगे लिख दिया 74.92 माइनस दिस, ठीक। अब कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी आ गई 6.98, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको क्या करना है, यहाँ पर ये कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू के आधार पर ये चेक करना है कि आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है। तो फिर फर्दर हम आगे क्या करते हैं, टेबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। चूंकि यहाँ पर सैंपल साइज क्या है आपका, लार्ज है, देखने में कितना आ रहा है 50 है, यानी 30 से ज्यादा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, 30 से ज्यादा, 30 से ज्यादा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमें अगर आपको याद है तो बहुत याद रखोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी लार्ज सैंपल साइज के लिए कभी कभी क्या होता है, लार्ज सैंपल साइज के लिए वैल्यूज आपको नहीं दे रखी होती हैं। तो जैसा कि हमें पता है ये वैल्यूज आपको लिखी, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे हाइपोथेसिस पे जाएंगे कि हमने हाइपोथेसिस किस तरह की बनाई है। हमने हाइपोथेसिस बनाई है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी यहाँ पर क्रिएट की है, ठीक है। तो क्योंकि ये दिशा को दिखाया, आपको यहाँ पर देखने में आ रहा है कि जो पोस्ट स्कोर्स है वो ज्यादा है किससे,
प्री स्कोर से। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन मेंशन है। तो जब भी हाइपोथेसिस के थ्रू आपको डायरेक्शन का पता चलता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमेशा वन टेल टेस्ट के अंतर्गत ही वैल्यू को देखते हैं। जैसे कि आप लोग बुक्स में देखना, बुक्स में क्या होता है, पीछे आपकी टेबल्स होती हैं, टेबल्स में आपके ऊपर जो वर्टिकल, जो फर्स्ट कॉलम होता है वर्टिकल, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम्स लिखे होते हैं, और जो फर्स्ट आपका रो होती है उसमें आपके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेंशन होते हैं। उसमें भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए जो वैल्यू होती है वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट में डिवाइड। अब चूंकि आपकी हाइपोथेसिस यहाँ पर कैसी है, आपकी हाइपोथेसिस कैसी है, वन टेल, सॉरी मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, वन टेल्ड है, वहां पर हम वन टेल टेस्ट के नीचे जो भी आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अपना डिसाइड किया है उसके, और जो भी आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके हिसाब से आप क्या करोगे, वहां पर जाके वैल्यू देख लोगे। पर चूंकि आपका सैंपल साइज यहाँ पर 30 या उससे ज्यादा है, तो फॉर लार्ज सैंपल साइज जो वैल्यूज होती हैं वो 30 से ऊपर क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती चली जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर आप लोग देखो वन टेल टेस्ट के लिए मैंने सारी वैल्यूज आपको नोट करा रखी हैं। वन टेल टेस्ट के लिए टी की टेबुलेटेड वैल्यू क्या होती है, 0.05 लेवल पे 2.33 समथिंग होती है, ठीक है। अब आपके पास क्या हुआ, कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई और टेबुलेटेड वैल्यू आ गई। अब कैलकुलेटेड वैल्यू जो आपकी आई है वो आई है 6.98, ठीक, और टेबुलेटेड वैल्यू आपकी आई है 2.33। तो कंपैरिजन आप करोगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखो, कैसे हम इन्फेरेंस निकालेंगे, कैसे हम कंक्लूजन निकालेंगे, कि जब भी कोई भी स्टैटिस्टिक्स आप जब अभी अभी आगे आप एनोवा पढ़ोगे और डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट पढ़ोगे, कोरिलेशन टेस्ट पढ़ोगे, तो जब भी आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो भी स्टैटिस्टिक्स आप कैलकुलेट कर रहे हो, यहाँ पर टी हम कैलकुलेट करें, तो जो टी की वैल्यू है कैलकुलेटेड वैल्यू अगर वो ज्यादा होती है या बराबर होती है टेबुलेटेड वैल्यू के, तो उस केस में जो टी की वैल्यू आई है वो सिग्निफिकेंट होती है, सार्थक होती है। और उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं मतलब कि दो ग्रुप में जो अंतर है, ठीक है, वो सार्थक है। नल हाइपोथेसिस कहती है कि कोई भी दो ग्रुप हैं उनके बीच में जो अंतर वो सार्थक नहीं है, वो ड्यू टू एरर है। लेकिन अगर वैल्यू सिग्निफिकेंट आ रही तो आप क्या करते हो, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो। मतलब कि जो दो ग्रुप्स आपने लिए हैं उनके बीच में जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो वाकई में एग्जिस्ट करता है, वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे चूंकि अभी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या टेबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा हो गई है, तो इस केस में क्या होगा, आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या जिसे हम एकांतर परिकल्पना कहते हैं वो क्या होती है, एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है। अब इसी को आप क्या कर सकते हो, मैंने आप लोग को फर्स्ट उसमें जब न्यूमेरिकल्स करवाए हुए हैं तो उसमें यहाँ पर स्टेप 8 के बाद मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया H1 एक्सेप्टेड, लेकिन आपको इसको पूरा वर्ड्स में लिखना पड़ेगा कि चूंकि टी कैलकुलेटेड ज्यादा है टी टेबुलेटेड से एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हेंस null hence alternative hypothesis is accepted, that is में आप क्या लिखोगे, जो आपने हाइपोथेसिस बनाई है कि छात्रों के पश्चात परीक्षण पर आए अंक पूर्व परीक्षण पर आए अंकों से अधिक है, ठीक है। यहाँ पर एक कंक्लूजन दोगे और एट लास्ट में आप लोग क्या करोगे, जैसे कि आपको बताया गया है, जस्ट एक समरी बना दोगे टी टेबल की, ताकि आपका जो भी टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा एग्जाम्स में तो उसको एक सिंपल से इस टेबल के थ्रू पता चल जाए कि कौन से दो ग्रुप्स थे, उनमें संख्या कितनी थी, उनका मध्यमान कितना था, उनका मान विचलन कितना था। अगर डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट आपने यूज किया है तो वहां पर कितना कोरिलेशन, यहाँ तक की वैल्यू तो आपको न्यूमेरिकल्स में दे रखी होंगी। फिर यहाँ पर आप टी की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है, टेबुलेटेड नहीं, यहाँ पर हम कैलकुलेटेड वैल्यू रखते हैं, आप यहाँ पर कैलकुलेटेड वैल्यू रखोगे अल्फा जो कि आपने खुद चूज किया है 0.05, ठीक, और यहाँ रिजल्ट या परिणाम पे क्या लिखोगे कि ये जो टी की वैल्यू है वो 0.05 स्तर पर सार्थक है या नहीं है। हमारे केस में यहाँ पर सार्थक है तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है 0.05 स्तर पर सार्थक है। अंजना, आपकी क्वेरी कुछ बाकी रहेगी कि हो गया? अब हम लोग चलो आज हम लोग अपना जो आज मेन टॉपिक है न्यू क्लास, आज की क्लास का वो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, सभी के बारे में
चर्चा की जा चुकी है कि मैचिंग बाय पेयर्स इक्विवेलेंट ग्रुप मेथड क्या होता है। इसको हल्का सा एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों ने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ा होगा, उसके अंदर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स पढ़ी होंगी, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर किस पे देखना, डिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है, रिवॉर्ड है या पुरस्कार है, ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या है, लर्निंग है। आपको क्या करना है, पुरस्कार का असर लर्निंग पे देखना है कि पुरस्कार को देने से क्या लर्निंग में बढ़ोतरी होती है या नहीं होती है या कम होती है, ठीक है। ये आपको चेक करना है अपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के थ्रू। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल यानी जो आपका लर्निंग है, वो रिवॉर्ड के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे क्या होती है, इफेक्ट होती है। यानी जरूरी नहीं कि रिवॉर्ड से ही किसी की लर्निंग बढ़े, जिसकी आईक्यू अच्छी उसकी लर्निंग भी अच्छी हो सकती है, जो प्रैक्टिस करता है उसकी लर्निंग भी अच्छी हो सकती है। तो हमेशा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक मेन काम क्या होता है, कंट्रोल का, इंटरवीनिंग वेरिएबल को कंट्रोल करने का, ठीक है। तो उस कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं कि जो एक मुख्य इंटरवीनिंग वेरिएबल होता है उसको कंट्रोल इस तरह से करते हैं कि जैसे मान लो इंटेलिजेंस को हमें कंट्रोल करना है, तो हम क्या करेंगे, जिस भी इस सैंपल पे हमें क्या करना है, अपना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंडक्ट करना है, उस पर हम पहले इंटेलिजेंस टेस्ट को अप्लाई कर देंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट को अप्लाई किया, उसके स्कोर्स आ गए, रिजल्ट आ गया बच्चों का, हर बच्चे की आईक्यू, जो भी आपका सैंपल है उस पर हर बच्चे की आईक्यू आपके पास आ गई, ठीक है। रेंजेस में आएगी, किसी की 100 आएगी, किसी की 90 आएगी, किसी की 110 आएगी, 90 वाले हो सकते हैं 2-4 हो जाए, इसी तरह 110, 80 और भी बीच में जितनी भी रेंजेस हो सकती है। इस तरह से मान लीजिए आपके पास 50 बच्चे हैं, ठीक है, 50 बच्चों की आपने आईक्यू कैलकुलेट कर ली। अब आपको ये पता हो गया कि कौन बच्चा किस आईक्यू का है। अब हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे कि हमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम 2 ग्रुप बना रहे हैं, एक कंट्रोल बना रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंटल बना रहे हैं। कंट्रोल ग्रुप में हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, एक्सपेरिमेंटल में हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही ग्रुप्स में, कंट्रोल में और एक्सपेरिमेंटल में क्या करेंगे, जो सैंपल है, जो स्टूडेंट्स का सैंपल को इस तरह से दोनों में रखेंगे कि दोनों में जो इंटेलिजेंस है वो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। कैसे कांस्टेंट होगी कि जो 50 बच्चे हैं, अगर दोनों में बराबर बराबर हम जाने हैं तो क्या बराबर बराबर ही जाएंगे, क्योंकि एक ग्रुप में एक बच्चे के इक्विवेलेंट दूसरे ग्रुप में एक बच्चा ऑलरेडी वहां पर रहेगा। कैसे, जैसे एक कंट्रोल ग्रुप है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, आपके पास 50 बच्चे, आपको 25-25 बच्चे दोनों में ही चाहिए, ठीक। तो आप क्या करोगे, उनके स्कोर्स के हिसाब से, जैसे 100 आईक्यू, ऐसे बच्चे जिनकी आईक्यू क्या है, 100 है, ऐसे आपके पास 2 या 4 बच्चे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 200 आईक्यू वाले बच्चों को कंट्रोल ग्रुप में डाल दोगे और 200 आईक्यू वाले बच्चों या स्टूडेंट्स को आप किस में डाल दोगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाल दोगे। इसी तरीके से जिनकी आईक्यू 80 है, 80 वाले मान लीजिए 2 हैं, तो एक को हमने कंट्रोल में डाल दिया, एक को हमने एक्सपेरिमेंटल में डाल दिया। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, सिंपली कि हर आईक्यू स्कोर के करस्पॉन्डिंग एक बच्चा अगर कंट्रोल में है तो उसी करस्पॉन्डिंग एक स्टूडेंट किसमें है, आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो दोनों ग्रुप्स बने हैं हमारे, उन सभी में जो सभी हर आईक्यू के बच्चे हैं, तो वहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं किसी भी प्रकार की बायसनेस नहीं है। तो यहाँ पर ये जो मेथड अभी मैंने बताया, इसको हम क्या कहते हैं, पेयर्स बनाना। कैसे, मैचिंग के थ्रू। मैचिंग किसकी, यहाँ पे हमने इंटेलिजेंस की मैचिंग की। तो अब जब इन दोनों ग्रुप्स के हमने क्या किया, एक ग्रुप हमारा कंट्रोल ग्रुप है, एक हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, हमने कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है हमारे, एक को हमने क्या दिया, ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट दिया मतलब जो भी हमारा इंटरवेंशन प्रोग्राम से, यानी जैसे मान लीजिए कोई न्यू टीचिंग मेथड के थ्रू बच्चों को पढ़ाना है, तो कंट्रोल ग्रुप में हमने कन्वेंशनल मेथड के थ्रू पढ़ाया, यानी आप रोजमर्रा के कन्वेंशनल मतलब जो आम तौर पे हम जिस तरह से पढ़ाते हैं उस तरह से बच्चों को पढ़ाया, कंट्रोल ग्रुप के 25 बच्चों को। और वहीं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के बच्चों को हमने एक पर्टिकुलर टीचिंग मेथड के थ्रू पढ़ाया जिसका हम इफेक्टिवनेस देखना चाहते हैं, ठीक है। इन दोनों ही बच्चों को अलग अलग मेथड्स के थ्रू पढ़ाया, फिर हमने क्या किया, उनकी लर्निंग को हम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने कोई टेस्ट अप्लाई किया दोनों ही स्टूडेंट्स पे, फिर उनके स्कोर्स आ गए हमारे पास। अब जो स्कोर्स आए उनका जो मीन है, उनकी मीन के थ्रू हम ये देखना चाहते हैं कि इन दोनों ग्रुप की जो मीन्स है उनमें जो डिफरेंस दिख रहा है, क्या वो वाकई में सुधार है, मतलब क्या जो आपका इंटरवेंशन प्रोग्राम है, जो आपने ट्रीटमेंट दिया है एक्सपेरिमेंटल को, क्या वो वाकई में इफेक्टिव है,
क्या उसकी जो मीन ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्या वो वाकई में है या फिर वो चांस एरर की वजह से या वो सैम्पलिंग एरर की वजह से। ठीक है, तो ये जो आपका अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं वो कैसे बेस्ड है, जिसमें कि बच्चों को किसी एक परीक्षा में पहले क्या कर लिया गया, उनकी तुलना कर ली गई, फिर उन्हें 2 ग्रुप्स में डाल दिया गया, उस तरह से 2 समतुल्य समूह बनाए गए हैं और फिर उन पर प्रोग्राम किया गया है। तो आप सभी लोग के सामने ये एक न्यूमेरिकल दिख रहा है, आप सभी लोग इसको देख सकते हो। इसमें क्या है कि बुद्धि परीक्षण के आधार पर युग्म मिलान के द्वारा 2 समतुल्य समूह बनाए गए। एक समूह को नियंत्रित समूह के रूप में रखा गया है, जबकि दूसरे समूह को विशेष सृजनात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया गया। प्रशिक्षण के उपरांत नियंत्रित व प्रयोगात्मक समूह पर प्रशासित सृजनात्मक परीक्षण के परिणाम निम्नवत थे। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है आपको कि बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस टेस्ट के आधार पर क्या किया गया, 2 इक्विवेलेंट दोनों में लगभग एक जैसे बच्चे होना, 2 इक्विवेलेंट ग्रुप्स को बना लिया गया। अब हमें क्या करना है, कोई क्रिएटिविटी प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को देखना है। तो हमने कंट्रोल ग्रुप में तो ट्रीटमेंट नहीं दिया, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमने क्या किया, स्पेशल क्रिएटिविटी ट्रेनिंग प्रोग्राम को चलाया। फिर कुछ समय पर जब परीक्षण जब आपकी ट्रेनिंग खत्म, उसके बाद क्या किया गया, जो आपका ये है कंट्रोल ग्रुप है और जो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, उस पर क्रिएटिविटी को चेक करने के लिए क्रिएटिविटी टेस्ट अप्लाई किया गया। और ये आपके सामने कुछ आंकड़े दिए हैं, ये इन आंकड़ों को पाया गया। क्या पाया गया कि नियंत्रित समूह में सैंपल साइज क्या है, 100 है, प्रयोगात्मक में भी 100 है क्योंकि हमने मैचिंग बाय पेयर्स किया है। तो अगर इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि n हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि नियंत्रित समूह में जितने बच्चे हैं उन्हीं के करस्पॉन्डिंग उन्हीं लेवल के बच्चे आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी मौजूद हैं। ठीक है, अब हमने जो क्रिएटिविटी टेस्ट अप्लाई किया है कंट्रोल ग्रुप में, उसके जो स्कोर्स आए थे उनका मीन निकाल लिया, वो आपको यहाँ पर दे रखे हैं 52.67। इसी तरह एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो स्कोर्स आए क्रिएटिविटी के, वो कितना आया, 61.42 आया। ठीक है, इन्हीं स्कोर्स का कंट्रोल ग्रुप में जो स्टैंडर्ड डेविएशन वो दे रखा है 15.18 दे रखा है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 16.35 दे रखा है। ठीक है, अब जो नियंत्रित तथा प्रयोगात्मक समूह के युग्मों के सृजनात्मकता प्राप्तांकों में सहसंबंध कितना है, 0.70 सहसंबंध दे रखा है। ठीक है, आपसे पूछा गया है क्या नियंत्रित तथा प्रयोगात्मक समूहों के मध्यमान में अवलोकित अंतर सार्थक है। आपको बताना है कि जो कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, ठीक है, इनके जो मीन है आपको ध्यान दे सकते हो। एक का मीन जो कंट्रोल ग्रुप है उसका मीन कितना है, 52 आया है, 0.67 समथिंग, और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसका 61 है। तो यहाँ पे 52 है और ये 61 है, तो कम से कम 8 पॉइंट का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, क्या वो सिग्निफिकेंट है, क्या वो सार्थक, क्या वो वाकई में एग्जिस्ट करता है या फिर केवल एरर की वजह से ये डिफरेंस दिखाई देने में आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टी टेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन कौन सा, डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट वाला। इसमें भी सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी क्या होता है आपका फॉर्मूला, इसमें अगर किसी को याद हो तो वो फॉर्मूला इस समय बता सकता है क्लास। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप सभी लोग इसकी थ्योरी को मेरे ख्याल से पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, अब तो मैं न्यूमेरिकल्स करवा रही हूँ। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप सभी लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। मैम डिफरेंस वाला फॉर्मूला m1 - m2 अपॉन SD वाला। मैं पूछ रही हूँ बेटा, हमें पूछ रही है इस समय, हमें टी टेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर वाला। हाँ, तो आप बताइए कौन सा स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला लगेगा। रूट सिग्मा n1 स्क्वायर प्लस सिग्मा n2 स्क्वायर माइनस 2r इंटू सिग्मा n1 इंटू सिग्मा n2। आज आप सही बताया। इसमें क्या होता है, सिंगल ग्रुप मेथड और जो मैचिंग बाय पेयर्स है, इनमें जो स्टैंडर्ड एरर और डिफरेंस ऑफ टू सैंपल मीन्स है वो ऑलमोस्ट क्या वो सेम है। ठीक है, तो आपको एक ही फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। आप लोग अभी देखना चाहो तो ये देख सकते हो, ये आप यहाँ पर देख रहे होगे कि सिग्मा डी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट सिग्मा m1 स्क्वायर प्लस सिग्मा m2 स्क्वायर माइनस 2r सिग्मा m1 m2। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला इसको अभी जस्ट पहले हम लोगों ने सिंगल रिलेटेड ग्रुप मेथड के लिए भी यूज किया है। तो अगर आप बस आपको ये पहचानना है, इंटरप्रिटेशन देना है
इंटरप्रिटेशन देखना है कि आपने किस तरह के ग्रुप्स आपके पास हैं। तो बेसिकली अब हम लोग जैसे हमने न्यूमेरिकल्स देख लिया, तो हमेशा की तरह हम लोग क्या करते हैं कि हमें अपने न्यूमेरिकल्स में क्या क्या चीज़ें या क्या क्या वैल्यूज दे रखी है, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या क्या आप लोग को वैल्यूज दे रखी है। न्यूमेरिकल्स आपने नोट कर लिया है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, जिसमें हम जैसे हमेशा मैं कहती हूँ, जब भी कभी भी आपको चाहे किसी में नहीं किसी भी जगह पर कभी न्यूमेरिकल्स दिए जाएं, तो हमेशा सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्या चीज नोन है, क्या क्या चीजें ज्ञात है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या क्या चीजें ज्ञात है हमें। तो हमें नियंत्रित समूह का सैंपल साइज पता है, उसका मीन पता है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन पता है। इसी तरह एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का या प्रयोगात्मक समूह का हमें सैंपल साइज पता है, मीन पता है और स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, ठीक है। और इन दोनों समूह में जो स्कोर्स आए उनके बीच में कोरिलेशन की जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू आई, जो सहसंबंध को दिखा रही है, कितना आया 0.70, ठीक है। अब चूंकि ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है और यहाँ पर क्या करना है, आपको एक क्रिएटिविटी ट्रेनिंग प्रोग्राम को अप्लाई किया गया है और उसके बाद आपको अंतर को देखना है। तो जैसा कि अभी पहले वाले प्रॉब्लम में भी हमने किया था कि जो शिक्षण कार्यक्रम की प्रभावशीलता को ज्ञात करना है, अतः एक पुच्छीय परीक्षण वांछनीय है। एक पुच्छीय परीक्षण मतलब वन टेल टेस्ट। क्यों ऐसा, क्यों वन टेल टेस्ट यहाँ पर क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर जो हाइपोथेसिस बनेगी वो कैसी बनेगी, आपकी ऑल्टरनेटिव बनेगी। सबसे पहले यहाँ पर तो मैंने सिंबॉलिकली लिख दिया है, कोई मुझे बता सकता है कि इसको वर्डिंग्स में कैसे हम लिखेंगे? स्टेप 1 को मैंने यहाँ पर सिंबॉलिकली दिखाया है, सिंबल्स के थ्रू दिखाया है। अगर इसी को इंटरप्रेट करें तो क्या होगा, क्या लिखा है ये? मैम इसका होगा प्रयोगात्मक। हाँ, वन बाय वन बताइए। मैम बुद्धि परीक्षण के आधार पर जो प्रयोगात्मक समूह का जो वो आया, सृजनात्मक परीक्षण के जो परिणाम आए वो अधिक थे नियंत्रित समूह के पक्ष में। अच्छा, कोई और कोशिश करना चाहेगा? मैंने ये हो सकता है कि प्रयोगात्मक परीक्षण का मध्यमान नियंत्रित समूह से अधिक है। ठीक है। देखो आस्था, आपने यहाँ पर एक जगह अभी जब हाइपोथेसिस बनाई है तो आपने बुद्धि परीक्षण को बीच में लाया। तो हमें देखो यहाँ पर बुद्धि परीक्षण सिंपली इसलिए यूज किया गया है ताकि हम क्या कर सके, दो इक्विवेलेंट ग्रुप्स को क्रिएट कर सके, फॉर्मुलेट कर सके, ठीक है। तो बुद्धि परीक्षण का काम वहीं पर खत्म हो जाता है जब उसने क्या कर लिया, दो ग्रुप्स का निर्माण कर लिया। अब आगे कहीं पर भी हम बुद्धि परीक्षण की बात नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि बुद्धि परीक्षण का यूज जो किया गया वो बेसिकली दो ऐसे ग्रुप्स को बनाने के लिए किया गया जो कि इक्विवेलेंट हो आपस में, ताकि कोई बायसनेस ना रहे या जो भी आपका इंटरवीनिंग वेरिएबल है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो बुद्धि परीक्षण आपने किया और आपने ग्रुप्स में बच्चों को बांट दिया। अब वहां पर बुद्धि परीक्षण के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी, उसका काम यहाँ यहीं तक था कि जब उसने ग्रुप्स को क्रिएट कर दिया। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, अब उस पर क्रिएटिविटी प्रोग्राम को अप्लाई किया गया। तो जैसे कि आलोक ने कहा, आलोक ने सही बताया, हम यहाँ पर सिंपली क्या लिखेंगे कि प्रयोगात्मक, इसमें दोनों लिखा है ना, नियंत्रित तथा प्रयोगात्मक समूह के मध्यमानों में अंतर, या ये बोल सकते हैं नियंत्रित समूह के मध्यमान प्रयोगात्मक समूह के मध्यमान से अधिक है। या ये लिख सकते हैं नियंत्रित समूह का सृजनात्मक परीक्षण पर आए मध्यमान अंक नियंत्रित समूह के सृजनात्मक परीक्षण पर आए मध्यमान अंक से अधिक है। यहाँ पर हमें ये मेंशन करना होगा, ठीक है। इसको हम इस तरह से सिंबॉलिकली लिख सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम्स में इसको वर्डिंग्स में भी लिखना पड़ेगा। आपको ये लोग आपको सीख लो, ठीक है। आस्था, आपको यहाँ क्लियर हो गया ना कि हमें बुद्धि परीक्षण की बात नहीं करनी?
ठीक है, बस उसका काम वहीं तक खत्म हो जाता है जब वो ग्रुप क्रिएट कर देता है। उसके आगे हम जो किया गया है एक्सपेरिमेंटल उस पर बात करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड करते हैं। तो हमने अपना यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 सिलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, मैम फाइंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस। स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू मीन, यानी जो दो मध्यमान के अंतर की, जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू मीन को ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो चूंकि हमें फॉर्मूला याद है, हमें पता है फॉर्मूला कि सिग्मा डी कैसे कैलकुलेट होता है, अंडर रूट सिग्मा m1 स्क्वायर प्लस सिग्मा m2 स्क्वायर माइनस 2r सिग्मा m1 इंटू सिग्मा m2। तो यहाँ पर हमें तीन चीजें अभी चाहिए, सिग्मा m1 चाहिए, सिग्मा m2 चाहिए और r की वैल्यू चाहिए। r की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल्स में दे रखी है, ठीक है। तो अभी हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, उससे पहले स्टेप 4 पे जाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिग्मा m1 और सिग्मा m2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो जैसे कि फॉर्मूला भी अपन प्रीवियस में देखा था, जो कि फॉर्मूला सेम है, तो वही फॉर्मूले यहाँ पर भी अप्लाई होंगे। सिग्मा m1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन रूट 1, सिग्मा 1 अपॉन रूट n1, और सिग्मा m2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, सिग्मा 2 अपॉन रूट n2। आप सभी लोग के पास मुझे कैलकुलेट करके बताओ। मैम इसमें आपने जो मैम सिग्मा इनपुट दिया मैम 16.35 आलोक, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा। मैम जो आपने स्टेप की बता रहे हैं मैम बता रही हैं इसको मैम 16.35 लिखा है 100 अगर किसी और को आलोक की बात समझ में आई तो मुझे बता सकता है, मुझे बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही आलोक की। मैम आपने मैम जो सिग्मा m2 का जो निकाला मैम कैलकुलेशन निकाला मैम, जो आपने 16.35 लिखा है अपॉन 10 लिखा है मैम, ये 100 होगा ना मैम? तो लिखा तो रूट में है 100, रूट में 100 है, रूट हटेगा ना तो फिर 10 आ जाएगा वहाँ पे। रूट को सॉल्व कर लिया है ना। यस मैम। आलोक समझ में आया? यस मैम यस मैम। क्योंकि 100 का अंडर रूट क्या होता है, 10 ही तो होगा। तभी मैं कह रही हूँ आप लोग मेरा मत देखो, आप लोग कैलकुलेट करो पहले। तो सिग्मा m1 और सिग्मा m2 की वैल्यू कैलकुलेट करिए आप सभी लोग। मैम सिग्मा 1 की वैल्यू आ रही है 1.518 और सिग्मा m2 की वैल्यू आ रही है 1.635। ठीक है, सिग्मा m1 सिग्मा m, सिग्मा 1 सिग्मा 2 नहीं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। हाँ, सिग्मा m1 और सिग्मा m2। बाकी सभी स्टूडेंट्स भी कैलकुलेट कर लें। मैम वही आ रही जो मेंशन है। हाँ तो बताइए, अब खुद बताइए क्या वैल्यू आ रही है। कृति? मैम सिग्मा m1 की वैल्यू आ रही है 1.518 और सिग्मा m2 की वैल्यू आ रही है 1.635। ओके, हाँ सुचिस्मिता बेटा आप क्या पूछना चाहते हो? सुचिस्मिता आपने हैंड रेज किया है। मैम वो मिस्टेक बाय मिस्टेक है। अच्छा, वैल्यू आ गई? यस मैम। ठीक है ठीक है, तो आप सभी की वैल्यू जब आ गई है सिग्मा m1 और सिग्मा m2 की, तो अब आप मुझे सिग्मा डी यानी स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू मीन्स की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। फॉर्मूले में आप सिंपली पुट करोगे, यहाँ पर सिग्मा m1 की वैल्यू सबकी आ गई है 1.518, इसका आप स्क्वायर करोगे, प्लस सिग्मा m2 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई है 1.635, तो आप इसको यहाँ पर स्क्वायर करोगे इसका, -2 इंटू आर की वैल्यू आपको यहाँ न्यूमेरिकल में दे रखी है कितनी, 0.70। तो यहाँ से हमने आर की जगह 0.70 वैल्यू कैलकुलेट कर मतलब लिख दी। फिर नेक्स्ट आपने सिग्मा m1 सिग्मा m2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब आपको स्क्वायर्स करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और माइनस करना है, तो ये काम आपको करना है। आप मुझे अब अपनी वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। 1.2247। ठीक है ठीक है,
मैम टी की वैल्यू 7.1 आ रही है। मैम 1.2246। मैम 1.226 आ रही मैम। मैम मेरी 1.06 आ रही है। मैम का क्या कट हो गया है? मैम शो नहीं हो रहा है, शायद लेफ्ट हो गई है। सभी स्टूडेंट्स ने वैल्यू कैलकुलेट कर ली? यस मैम। 7.4 सिग्मा डी की वैल्यू कितनी आई है? सिग्मा डी की 1.2247। अच्छा, पवन पवन वैल्यू कैलकुलेट की आपने? यस मैम। कितनी आई? 1.86। 1.86 सिग्मा डी। ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुप्रिया सुप्रिया 1.226 के आसपास आ रही मैम। अच्छा ठीक है ठीक है, तो हम सभी ने देखा मैम 1. कि ऑलमोस्ट 1.22 आया मैम। बिल्कुल सही है। 1.2259। ठीक है, तो आप लोग जैसे कि देख रहे हो कि सिग्मा डी की वैल्यू हमारे पास सबकी आ गई है, 1.226 आ गई है। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, सिग्मा डी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और हमें अभी क्या करना है, टी रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। टी रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, डिफरेंस ऑफ टू मीन्स डिवाइडेड बाय सिग्मा टी। तो आपको दोनों मीन्स दे रखे हैं न्यूमेरिकल्स में, आपको m1 52.67 दे रखा है, आपको m2 61.42 दे रखा है। सिग्मा डी की वैल्यू जस्ट अभी हम सभी ने कैलकुलेट कर ली है 1.226। तो आप सभी लोग टी रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम लोगों ने इतने सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए कि आप सभी लोग प्रैक्टिस में आगे होंगे कि किस स्टेप के बाद कौन से स्टेप को हमें फॉलो करना है। तो सिग्मा टी जैसे ही कैलकुलेट हो जाती है, हम लोग तुरंत टी रेशियो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आप सभी लोग देखो टी की क्या वैल्यू आप लोग की आ रही है। मैम 7.1 आ रही है। प्रति एक सेकेंड, हाँ आ रही है मैम 7.1। ठीक है ठीक है। सुप्रिया क्या वैल्यू आ रही बेटा? मैम 7.8। हाँ सीधा ठीक है। और वीरेंद्र प्रीति दर्शिका मैम 7.11। करो बेटा करो। 7.6
लक्ष्मी क्या बोल रहे हो आप? 7 पॉइंट 7.13। ठीक है, 7.1 समथिंग आ रही है। कोई मैम दिक्कत नहीं है। 7.17 आ रहा है मैम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैम चलिए, तो 7.2 हमने क्या, समथिंग आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैम हो एक सकता चीज है मुझे पॉइंट्स। पूछनी थी। हाँ नेहा बताओ। मैम जैसे कि हम लोगों ने जो पहला स्टेप किया था सिंगल ग्रुप के लिए, फिर हम लोगों ने मैचिंग बाय पेयर्स के लिए किया। मैम हम हाँ लोग तो हाँ बिल्कुल सेम स्टेप कर रहे हैं इसमें ही, तो फिर इसमें हम लोग डिफरेंस हम चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि जैसे कि उसमें भी फॉर्मूला वही था, इसमें भी फॉर्मूला वही है, फिर कैसे समझ पाएंगे हम चीज को मैम? ये देखो बेटा, इसमें क्या है, सिंगल रिलेटेड ग्रुप में क्या करते हैं, मैं सबका जो वो है मेथड है वो अलग है। इसमें जो ग्रुप्स तो बनाए जा रहे हैं उनमें डिफरेंसेस है। कैसे? सिंगल रिलेटेड ग्रुप में आप क्या कर रहे हो, एक ही ग्रुप ले रहे हो, ठीक है, एक ही सैंपल ले रहे हो और उसका प्री-टेस्ट और पोस्ट टेस्ट पे निकाल रहे हो, ठीक है। इस केस में हमने क्या किया है, इस केस में हमारा जो हमने दो ग्रुप्स बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं, मैचिंग बाय पेयर्स के बनाए हैं। दो इक्विवेलेंट ग्रुप्स का निर्माण किया, लेकिन कैसे किया है, पेयर करके। कि एक जैसे कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हमने लिया, तो कंट्रोल ग्रुप में किसी एक, जैसे इंटेलिजेंस को ही हमने लेके चले, किसी एक पर्टिकुलर इंटेलिजेंस उसकी आईक्यू आई होगी, तो 110 आईक्यू का अगर एक बच्चा एक्सपेरिमेंटल में है तो 110 आईक्यू का एक बच्चा कंट्रोल ग्रुप में भी होगा ही होगा, है ना। ये डिफरेंस है कि ग्रुप यस ग्रुप मैम, फॉर्मेशन जैसे कैसे कि हुआ है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि जो हमारा एन था, इसमें जो हाँ हाँ जिसमें नियंत्रित में भी और प्रयोगात्मक में भी 100 था, तो इसमें ठीक है। किसी में 200 भी हो सकता है। हाँ वो कोई वो लिमिट नहीं है उसकी, इतना भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैम, आ गया समझ। ठीक है, यस मैम, चलो। आ गया। हाँ, कोई भी क्वेरी आपको इस तरह से लगती है कि दोनों में फॉर्मूले सेम है, लेकिन उनकी ग्रुप फॉर्मेशन जो सैंपल जो लिए जा रहे हैं उनमें डिफरेंस है, इसलिए उसको अलग अलग मेथड्स में रखा गया है, ठीक है। अब हमने क्या किया, सिंपली हमने अगर तक आती है यहाँ तक हमने क्या किया, टी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। टी कैलकुलेटेड हमारे पास आ गया कितना, 7.137। आप लोग का 7.12 आया, किसी का कुछ आया, ठीक, वो हो सकता है आप लोगों ने पॉइंट के बाद एक डिजिट ली हो या दो डिजिट ली, उससे फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम अगर मोटा देखें तो सभी की वैल्यू 7.13 समथिंग कुछ आ गई है, ठीक। अब चूंकि हमें क्या चाहिए, टेबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट करें। टेबुलेटेड वैल्यू जो कि आप लोग टेबल से देखते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक। अब आपने टी की टेबल देखने के लिए आपने हमारी बुक, अपनी टीचिंग बुक में टेबल्स देखी, तो वहां पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा वन टेल टेस्ट में जाओगे या टू टेल टेस्ट में जाओगे। अब ये डिपेंड इस पे करता है आपकी हाइपोथेसिस आपने कैसे बनाई, अब किस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है वो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाई है, और वो डायरेक्शन को रिफ्लेक्ट कर रही है, क्योंकि उसमें दिखा रहा है कि ज्यादा है या कम है, तो उस केस में हम लोग वन टेल टेस्ट यूज करेंगे। अब दूसरी बात यहाँ पर यह कि सैंपल साइज आपका 100 है, यानी 30 से ज्यादा है, तो उस केस में वैल्यूज क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती चली जाती है। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही वैल्यूज लिखी हुई है कि अगर वन टेल टेस्ट है और आपको टी की वैल्यू देखनी है, तो 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो वैल्यू होती है, टेबुलेटेड वैल्यू होती है टी की 2.33, और 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे कितनी होती है, 1.66। अब चूंकि हमने अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिसाइड किया है 0.05 को, तो हम यहाँ पर 1.66 को ले लेंगे या उसका चयन कर लेंगे, ठीक। अब आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, कंपैरिजन करना कि कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है टेबुलेटेड से या कम है। तो आप एक सवाल। हाँ हेलो, बताइए। मैम जो 5 स्टार है मैम, M1 माइनस M2 मैम, तो इसमें M2 ज्यादा मैम 61.42 है मैम, तो मैम घटा रहे मैम बहुत ज्यादा है मैम, 7 नहीं है मैम, ज्यादा है। बेटा मुझे आपकी वाकई में आवाज नहीं, कोई और स्टूडेंट समझ पा रहा है तो मुझे बता दो, मुझे आलू की आवाज पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रही है भाई। मैम 5 स्टेज जो है उसमें M1 माइनस M2, तो M2 ज्यादा है मैम, तो M2 से M1 घटा देंगे मैम, तो लेकिन मेरा जो रिजल्ट आ रहा है मैम वो 8 पॉइंट अधिकतम आ रहा है मैम, सबका 7 पॉइंट आ रहा है मैम, मेरा ज्यादा आ रहा है। कैलकुलेट कर लो, 12 में से 7 गया 5, 13 में से 6 गया 7, 10 में से 2 गया 8, सही तो है। 8.75 के बाद उसको डिवाइड करना पड़ेगा 1.22, तो सही है। सही तो हमारी वैल्यू 1.22 से डिवाइड कर देंगे।
ठीक है। आप ये आलोक, आप एक बार क्या करो, थोड़ा सा अभी शायद थोड़ा सा आप ध्यान ही कंसंट्रेशन से अब आराम से बैठना, फिर एक बार कैलकुलेट करके देखना आपको, ठीक है? मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत है। मैम सिग्मा डी से डिवाइड नहीं किया इन्होंने, वैसे किया तो सही है, उन्होंने माइनस सही किया है। अच्छा 8.75 आ गया, उसका 1.22। हाँ ठीक 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 ठीक। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, कैलकुलेटेड देख रहे हो, यहाँ से आपने टैबलेटेड देख ली। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, कंपैरिजन करना, जिस पर हम निर्धारित करते हैं कि हमारी एक हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है रिजेक्ट हो रही। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो कि कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है 7.137, टैबलेटेड आ रही है 1.66। तो कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पर ज्यादा आ रही है, ठीक है? कैलकुलेटेड वैल्यू टैबलेटेड वैल्यू से ज्यादा है, यानी कि जो आपकी वैल्यू निकाली गई है अपने टी की वो सिग्निफिकेंट है, सार्थक है। तो हम कह सकते हैं कि टी की वैल्यू सिग्निफिकेंट है, और इसीलिए और इसी वजह से एकांतर परिकल्पना या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जाता है। और क्या एक्सेप्ट किया जाता है कि जो नियंत्रित समूह है, जो प्रयोगात्मक समूह है, उनके जो क्या क्रिएटिविटी में जो आए मार्क्स है, उसमें प्रयोगात्मक समूह के मार्क्स क्या है, नियंत्रित समूह से ज्यादा है, को स्वीकार किया जाता है। यानी जो आपका डिफरेंस दिख रहा है वो सिग्निफिकेंट है, और उसमें भी प्रयोगात्मक समूह के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका क्रिएटिविटी पर जो मार्क्स है वो अपेक्षाकृत ज्यादा है, किससे, नियंत्रित समूह से। तो यहाँ तक हमने इसको लिख दिया। आप स्टेप 8 के बाद जो भी मैंने अभी कहा है उसको पूरा लाइन बाय लाइन 3 और 4 लाइन्स में उसको पूरा इंटरप्रेट यहाँ पर करोगे, ठीक? फिर क्या करते हैं हम लोग लास्ट स्टेप में टी टेबल की एक समरी बनाते हैं, जिसमें कि आप ग्रुप्स लिखते हो, उनकी सैंपल साइज, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन। फिर टी की यहाँ पे वो वैल्यू लिखते हैं जो हमने कैलकुलेट की है, अल्फा जो आपने डिसाइड किया है। परिणाम में हम ये लिखते हैं कि टी जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया है वो जो भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने डिसाइड किया उस पर सार्थक है या नहीं है। तो यहाँ पर चूंकि वैल्यू सार्थक, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 0.05 स्तर पर सार्थक है, यानी दोनों में जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो वाकई में है, ना कि किसी एरर की वजह से। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है। हाँ, आप लोग अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। मैम जैसे इससे पहले हम लोग नल हाइपोथेसिस बनाते थे, इसमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्यों बनाते हैं? इसका मैंने कल भी आंसर दिया था बेटा। देखो, जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो देखो हाइपोथेसिस कौन सी बनेगी, नल बनेगी कि ऑल्टरनेटिव बनेगी, ये डिपेंड करता है आपके प्रीवियस स्टडीज की फाइंडिंग्स पे, ठीक है? अगर मान लो बहुत सारी, जैसे आप क्या करना चाहते हो, कोई पर्टिकुलर टीचिंग मेथड को जो कि जर्मनी में, अमेरिका में, फ्रांस में बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है, कोई इंटरवेंशन प्रोग्राम, कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किया गया एक पर्टिकुलर टीचिंग मेथड के लिए जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा। अब आप क्या करना चाहते हो, उसको इंडिया में अडॉप्ट करना चाहते हो, इंडिया में भी चाहते हो कि उस टीचिंग मेथड को लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप उसको एक छोटे से सैंपल पे अप्लाई करोगे। अब चूंकि बाकी बाहर के जो देश हैं उनमें ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसके हमेशा कैसे रिजल्ट्स आए, अच्छे रिजल्ट्स आए, यानी कि अगर उस टीचिंग मेथड को यूज किया गया तो बच्चों का जो लर्निंग आउटकम्स उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है कि सभी जगह बढ़ोतरी हुई है। तो हमें हमारी प्रीवियस स्टडीज हमें क्या बता रही है कि हर जगह जब टीचिंग मेथड को यूज किया गया तो क्या देखा गया, उनका अचीवमेंट बढ़ा बच्चों का। तो जब हम अपने देश में उसको यूज करना चाह रहे हैं तो हम भी तो इस उम्मीद के साथ करना चाह रहे हैं ना कि इस टीचिंग मेथड को यूज करने के बाद बच्चों में लर्निंग आउटकम्स बढ़ेंगे, ज्यादा होंगे, उनका अचीवमेंट बढ़ेगा। इसीलिए वजह से यहाँ पर एकांतर परिकल्पना बनाई गई है, ठीक है? अधिकतर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा। हाइपोथेसिस कैसी बनेगी डिपेंड करती है आपकी रिव्यूज, आपने जो रिव्यू किया है अपने लिटरेचर का, जो आपकी स्टडी से रिलेटेड लिटरेचर है उनका जो रिव्यूज किया है उसके आधार पे। बेसिकली जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होते हैं उनमें जब अगर आप, ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसका कहीं ना कोई एक पॉजिटिव इफेक्ट आप पर पड़ेगा ही पड़ेगा, या फिर नेगेटिव इफेक्ट बनेगा, हो सकता है कम हो जाए या हो सकता है ज्यादा हो जाए। तो दोनों ही केस में ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगी, और दोनों ही केसेस में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी दिशा दिख रही है तो हम वहां पर हमेशा वन टेल टेस्ट ही यूज करेंगे। ठीक है वीरेंद्र? जी मैम। और किसी को क्वेरी हो तो वो इस समय पूछ सकता है।
अब नेक्स्ट जो आपका थर्ड है उस पर न्यूमेरिकल हम लोग कल करेंगे, फिर हमारा टी टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग एनोवा पर चलेंगे। अभी तक किसी को कोई क्वेरी तो पूछ सकता है, क्लास का टाइम भी हो गया है। मैम बुक में न्यूमेरिकल नहीं दी है। कोई बात नहीं, मैं दे दूंगी बेटा, मैंने कल आपसे कहा था, कल किसी कारणवश नहीं दे पाई, मैं आप लोग को भेज दूंगी, ठीक है, ग्रुप में भेज दूंगी, आप लोग कर लेना। चलो इसी के साथ आज की क्लास में यही बाइंड अप करते हैं। आप सभी लोग प्रैक्टिस करते रहो और एग्जाम्स होंगे, आप लोग तैयारी करते रहो उसकी। चलो थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू।